नमस्कार बच्चों, मैं संदीप जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो आज नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, हमारी बदलती हुई पृथ्वी, इसी का जो है एक प्रश्न है, नदी के कार्यों का वर्णन कीजिए। नदी है वो क्या क्या कार्य करती है, वो इस प्रश्न में हम डिस्कस करेंगे। नदी क्या होती है, जब पहाड़ों से जब नीचे गिरती है तो ये जो है अपर्दन और निष्कर्षण करती रहती है। अपर्दन का मतलब होता है कि जब पहाड़ों से नदी जब गिरती है तो जो है इसका बहाव बहुत तेज होता है और इस तेज बहाव के कारण ये जो है पत्थर है, पहाड़ है, कंकर है, उसको काट लेती है, यानी अपर्दन कर लेती है। जब ये नदियां हैं वो किसी मैदानी इलाकों में पहुंचती है तो उसकी गति है वो धीमी हो जाती है और अपने साथ लाए हुए मिट्टी के कण है, गाद है, छोटे छोटे जो कण है, वो जो है मैदानी इलाकों में जो है वहां पर जब गति धीमी हो जाती है तो वहां पर जो है जमा कर देती है। यानी जमा करने का मतलब होता है निष्पेक्षण और कटाव का मतलब होता है अपर्दन। ये जो है नदी के कार्य है। नदी जो कार्य करती है, अपर्दन करती है और निष्पेक्षण करती है। और इसका जो है पहला आपका पॉइंट है जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है, पहाड़ी भाग में नदी के जल से भूमि का तेजी से अपर्दन होना, यानी पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर जो है नदी के जल से, यानी नदियां जब ऊपर से आती है तो भूमि का तेजी से अपर्दन होता है, यानी तेजी से भूमि है वो कटती है। जल किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर से या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वह जलप्रपात बनाती है। इसका मतलब यानी पहाड़ी भागों में नदी के जल से भूमि का तेजी से अपर्दन होता है। अपर्दन का मतलब कटाव होता है। और जो है कई बार ऐसे नदियों के मार्ग में जो है ऐसे ही बाधाएं आ जाती है, सेल आ जाती है, चट्टान आ जाती है नदियों के मार्ग में, तो पानी है वो ऊपर से बहना शुरू हो जाता है। इसको हम बोलते हैं जलप्रपात। दूसरा पॉइंट है हमारा विसर्प। विसर्प तथा चाप झील। विसर्प का मतलब होता है सांप जैसा, यानी जो है कई बार क्या होता है, जब नदियां पहाड़ी इलाकों से नीचे आती हैं तो तेजी के साथ आती है और जब ये मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो जो है इसके रास्ते में जैसे जैसे रुकावट आएगी तो वैसे वैसे अपना जो रास्ता है वो मोड़ती चली जाती है, यानी इस नदी का आकार है वो एक सांप जैसा हो जाता है। इसी को बोलते हैं विसर्प नदी। कब बनाती है विसर्प नदी, कि जब पहाड़ों से आती है तो इसकी गति तेज होती है, लेकिन जब मैदानी इलाकों में ये प्रवेश करती है तो इसकी जो है गति जो है धीमी हो जाती है और जैसे ही इसके रास्ते में कोई रुकावट आया तो पानी के रास्ते में जो रुकावट आती है तो नदी है वो अपना रास्ता बदल लेती है और इस प्रकार ये जो है कई मोड़दार रास्तों पर बहना शुरू हो जाता है। ये जो आकार है वो विसर्प जैसा है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, विसर्प नदी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट था इसी के अंदर हमारा चाप झील। चाप झील का मतलब होता है कई बार जो है नदियां जब मोड़दार रास्तों पर बहना शुरू हो जाता है तो ये जो है किनारे हैं वो क्या करती है, अपर्दन कर देती है। यहां से अपर्दन का मतलब कटाव। ये जो नदियां हैं जब मोड़दार रास्तों पर बहती है तो जो मोड़ है, जो किनारा है, उसको क्या कर देती है, काट देती है, अपर्दन कर देती है। इस प्रकार जो है ये अपर्दन करने पर पानी है वो जो है काट कर मिट्टी को ले जाता है और जो है इसका किनारा है वो क्या जाते हैं, पास आ जाते हैं। पास आने के बाद ये जो पीछे वाला हिस्सा बचा है जहां पर पानी इकट्ठा हुआ है, इसको बोलते हैं चाप झील। एक बार फिर से नदी क्या करती है, जब मोड़दार रास्तों पर बहती है तो किनारों को जो है करती रहती है अपर्दन। अपर्दन के कारण जो है इसके किनारे हैं वो लूप हो जाते हैं, स्लिप आ जाते हैं और इसके कारण जो ये जो है एक पानी का पीछे जो झील बनी है इसी का नाम दिया गया है चाप झील। नेक्स्ट आपका बाढ़ मैदान। बाढ़ मैदान क्या होता है कि नदियों में जो है कई बार जल स्तर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, पानी है वो बहुत ज्यादा जब बहना शुरू हो जाता है तो ये पानी का तेज बहाव के कारण और ज्यादा पानी के कारण जो है ये जो है पानी है वो किनारों के ऊपर से होकर बहना शुरू हो जाता है। जब पानी किनारों के ऊपर से होकर बहेगा तो हमारे आसपास का जो इलाका है वहां पर क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है ऊपर। किसके कारण, नदियों के कारण। नदियों में जब जल स्तर बढ़ जाता है
तो पानी है वो किनारों के ऊपर से होकर बहना शुरू हो जाता है। आसपास के इलाकों में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। हाँ जी, उसके बाद क्या होता है, जब ये पानी यहाँ इकट्ठा हुआ तो ये जो है कुछ पानी धरती सोख लेती है, कुछ पानी जो है भाप बनकर उड़ जाता है। इसके बाद ये अपने साथ जो है पानी है वो अपने साथ मिट्टी के कण भी लेके आई है जो कि काफी उपजाऊ होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर जमा हो जाते हैं, यानी नदी का जो पानी बाढ़ वाला जो इलाका था वो धरती ने भी सोख लिया और भाप बनकर उड़ भी गया। उसके बाद सूखने के बाद ये जो इलाका बना है इस इलाके को बोलते हैं बाढ़कृत मैदान, यानी बाढ़ से बना है इसलिए इसका नाम दिया गया है बाढ़कृत मैदान। हाँ जी, आगे वाला हमारा पॉइंट है तटबंध। तटबंध का मतलब होता है नदी के ऊपर उठे हुए किनारों को जो है क्या कहा जाता है, तटबंध कहा जाता है। नदी के जो किनारे हैं वो ऊंचे उठे हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं, तटबंध बोलते हैं। और लास्ट आपका पॉइंट है डेल्टा। जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया आपका डेल्टा। डेल्टा क्या होता है कि जब नदी जो है समुद्र में गिरती है, जब नदी समुद्र में गिरती है तो इसका बहाव है वो बिल्कुल धीमा हो जाता है, पानी है वो कई धाराओं में बंट जाता है और ये अपने साथ लाई हुई मिट्टी के कण है, गाद है, चट्टान है, जो भी है वो यहाँ किनारों पर गति धीमी होने के कारण यहाँ किनारों पर जमा कर देती है और साफ पानी है वो समुद्र के अंदर चला जाता है। जो किनारों पर जमा होता है इसको बोलते हैं डेल्टा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हिमनद अथवा हिमानी किसे कहते हैं और इसके कार्य। हिमनद अथवा हिमानी, हिमनद या हिमानी है वो बर्फ की नदियां होती है। हिम का मतलब होता है बर्फ और हिमनद, नद का मतलब नदी, हिम का मतलब बर्फ, यानी बर्फ की नदियां। बर्फ की नदियां हैं वो क्या कहलाती है, हिमानी या हिमनद कहलाती है। इसके कार्य, इसके दो कार्य हैं, एक तो आपका अपर्दन है और एक आपका निष्पेक्षण है। हिमनद नीचे की ओर जाते समय, जब पहाड़ों से नदियां नीचे की ओर जाती है, पहाड़ों पर बर्फ जमी होती है, उसी को हिमनद बोलते हैं। जब ये नीचे की ओर जाते हैं तो जाते समय कठोर चट्टान है, मिट्टी है, इसका क्या कर देती है, वो अपर्दन कर देती है। कठोर चट्टानों को, मिट्टी को क्या कर देती है, अपर्दन कर देती है। अपर्दन करने के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में क्या हो जाती है, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और इन गड्ढों में पानी भर जाता है। बर्फ का पानी पिघला हुआ है वो इन गड्ढों में भर जाता है और एक जो है झील बन जाती है। गर्त जो है उनको बोलते हैं, गर्तों का निर्माण होता है और बर्फ पिघलने पर इन गर्तों में पानी भर जाता है और एक झील बन जाती है, सुंदर झील बन जाती है। निष्पेक्षण का मतलब होता है कि जो हिमनद ने पहाड़ी क्षेत्रों पर जो अपर्दन किया था, पहाड़ी क्षेत्रों पर जो मिट्टी के कण है, चट्टान है, वो काटी थी, वो जो है नीचे मैदानी इलाकों में जब पहुंचती है तो गति भी इसकी धीमी हो जाती है और अपने साथ लाए हुए जो चट्टान है, कण है, उसको वहां पर जमा कर देती है। इसको बोलते हैं निष्पेक्षण। ये थे नदी के कार्य। नदी के दो ही कार्य थे, अपर्दन और निष्पेक्षण। यानी अपर्दन का मतलब होता है कटाव और निष्पेक्षण का मतलब होता है जमाव, यानी ये अपने साथ लाकर यहाँ पर जमा कर देती है। सेकंड हमारा प्रश्न है आगे का, उसमें क्या है, बल। बल है वो कितने प्रकार के होते हैं, बल है वो आपके दो प्रकार के होते हैं, बहिर्जनित बल और अंतर्जनित बल। बहिर्जनित बल को एक्सोजेनिक बल भी कहा जाता है। बहिर्जनित बल होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक बल भी कहा जाता है। अंतर्जनित बल क्या होता है, एंडोजेनिक बल कहा जाता है। बहिर्जनित क्या होता है, बहिर का मतलब होता है बाहर। जब जो है पृथ्वी है उसके बाहर से, ये मान लीजिए सपोज कीजिए हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बाहर से कोई जब बल लगता है उसको बोलते हैं बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल वो बल होता है जो पृथ्वी के अंदर से लगता है, यानी अंदर से जो है भूकंप है, ज्वालामुखी है, जब बाहर आती है तो जो अंदर से क्या लगता है, उसका बल लगता है और उसी बल को एंडोजेनिक या अंतर्जनित बल कहा जाता है। इसके बाद हमारा प्रश्न आता है बाढ़-पीड़ित मैदानों का निर्माण कैसे होता है और ये उपजाऊ कैसे होता है। बाढ़-पीड़ित मैदान जो हमने इसे जो प्रश्न में डिस्कस भी कर लिया है एक बार फिर से। नदियां क्या होती है, जब पहाड़ी इलाकों से बहती है तो इसकी गति भी तेज होती है। कई बार जो है नदियों का जल स्तर है वो बढ़ जाता है, नदियों का जो पानी है वो क्या होता है, बढ़ जाता है और पानी है वो किनारों के ऊपर से होकर बहना शुरू कर देता है। जब पानी किनारों के ऊपर से होकर बहेगा तो आसपास का जो इलाका है उसमें क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने से ये जो है कुछ पानी धरती सोख लेती है और कुछ पानी है वो जो है भाप बनकर उड़ जाता है।
नदियों का जो पानी है जब आसपास के इलाकों में फैला था तो इसके साथ मिट्टी के जो है कण भी थे, मिट्टी के कण है, गाद है, वो अपने साथ जो है लेकर आई थी। और ये सूखने के बाद ये जो मैदान बना है इसको बोलते हैं बाढ़कृत मैदान, यानी बाढ़ से बना है इसलिए इसका नाम दिया गया है बाढ़कृत मैदान। और ये अपने साथ जो है मिट्टी के कण लेके आई थी, वो उपजाऊ थे, इसलिए ये मैदान है वो उपजाऊ भी माना जा रहा है। तो ये था आपका बाढ़कृत मैदान। नेक्स्ट है हमारा बालू टिब्बा। बालू टिब्बा का निर्माण कैसा होता है? ये जो है रेगिस्तान में, जैसे मान लीजिए रेगिस्तान में जो है ये बालू टिब्बा है। ये बालू टिब्बा क्या होता है, जब हवा चलती है, पवन चलती है, तो ये अपने साथ मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है। तेज हवा चलती है तो मिट्टी को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, और जहां इसकी गति धीमी हो जाती है, हवा की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, तो अपने साथ जो उड़ाकर लाई है मिट्टी वो जो है यहाँ पर जमा कर देती है, और एक जो है बड़ा टिब्बा बन जाता है, उसी को बोलते हैं बालू टिब्बा कहा जाता है। तो बालू टिब्बा कैसा बनता है? रेगिस्तान में जब तेज हवाएं चलती है तो अपने साथ मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है, लेकिन जब इस पवन की गति है वो धीमी हो जाती है तो अपने साथ लाई हुई मिट्टी है वो किसी दूसरे स्थान पर जमा हो जाता है, और वहां पर जो टिब्बा बनता है उसी को बोला जाता है बालू टिब्बा। नेक्स्ट आपका कुछ से छत्रक आकार के होते हैं। छत्रक का मतलब छतरी जैसी, वो कैसे होती है? रेगिस्तान में क्या होता है, जो बालू टिब्बा होता है हमारा, उसमें जो हवा है वो ऊपर की अपेक्षा नीचे वाले भाग को आसानी से काट देते हैं, यानी जो है उसको मिट्टी को उड़ाकर ले जाते हैं। सपोज करो जैसे हवा चल रही है तो यहाँ से जो है ऊपर वाले भाग की अपेक्षा इसको जो है नीचे वाले भाग को वो आसानी से काट देती है। इस प्रकार जो है ये जो सेल बनी है, छतरी जैसा आकार है, इसी को हम छत्रक सेल कहते हैं। यानी रेगिस्तान में जब तेज हवाएं चलती हैं तो जो है ऊपर वाले भाग की अपेक्षा नीचे वाले भाग को आसानी से जो है काट देती है, अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, और इससे जो है इसका आकार है जब बनता है वो एक छतरी जैसा होता है, इसी को हम छत्रक सेल कहते हैं। नेक्स्ट आपका समुद्री गुफा स्टेक के रूप जो है परिवर्तित। समुद्री जो गुफा है वो किसमें बदल जाती है? स्टेक में कैसे बदल जाती है? समुद्री गुफाओं के बड़े होने पर, जब समुद्री जो गुफा होती है वो क्या होती है? बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद जो है इसमें केवल छत ही बच जाती है, तटीय मेहराब बनते हैं जो दीवार जैसी दिखाई देते हैं, और वो दीवार क्या कहलाती है? वो दीवार है वो स्टेक कहलाती है। एक बार फिर से, समुद्री गुफाओं के बड़े हो जाने पर, जो समुद्री गुफा है वो बड़ी हो जाती है तो इसमें केवल जो है छत ही बचती है, तटीय मेहराब बनते हैं उससे, और ये जो दीवारें हैं जिसे आकृति दिखाई देती है, और ये दीवारें ही क्या कहलाती है? हमारी जो है स्टेक कहलाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। जब भूकंप आता है तो इमारतें हैं वो गिर जाती है। क्यों गिरती है? भूकंप की तीव्रता क्या होती है, इससे क्या प्रभाव होता है, और भूकंप से कैसे बचा जा सकता है, यानी बचने की तैयारी। सबसे पहले, भूकंप के दौरान इमारतें गिरती है तो क्यों गिरती है? भूकंप के दौरान जो इमारतें गिरती है तो सतल मंडलीय प्लेटें हैं वो जो है गति करने से, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो प्लेटें हैं वो प्लेटें क्या करती है, यहाँ पर जो है क्रोड में जो है सभी चीजें वो पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है, और इसके ऊपर जो है पृथ्वी की ऊपर वाली जो प्लेटें होती है वो तैरती रहती है। तो सतल मंडलीय प्लेटों के गति करने से पृथ्वी की सतह में कंपन पैदा होता है। जब सतल मंडलीय प्लेटें हैं वो जब गति करती है तो इसके गति करने से जो सतल है उसके ऊपर क्या पैदा होता है? कंपन पैदा होता है, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर जो है गति करता है। कंपन है वो पृथ्वी के चारों ओर क्या करेगा? गति करेगा। इससे जो ऊपर वाली हमारी जो सतल है वो क्या होती है? वो भी क्या करेगी? जो है कंपन करेगी। जहां से भूकंप पैदा हुआ है, जिस जगह पर कंपन शुरू हुआ है उसको बोलते हैं उद्गम। जहां से जो है उद्गम, यानी जहां से भूकंप शुरू हुआ है
उस स्थान को क्या बोलेंगे, उद्गम। और जहां यानी पृथ्वी के ऊपर वाला स्तर, यहां अगर पृथ्वी के भूकंप की शुरुआत हुई है और वो धरातल पर वो जगह है, वो कहलाएगी अधिकेंद्र। क्या कहलाएगी, अधिकेंद्र। भूकंप है उसको जो है मापा जाता है भूकंप मापी यंत्र के द्वारा रिएक्टर स्केल में। कितना भूकंप आया है, कितनी इसकी तीव्रता है, वो किस में मापी जाती है, रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। तो प्रश्न था हमारा, भूकंप के दौरान इमारतें वो गिरती है, सतह मंडलीय प्लेटों की गति करने से जो है कंपन पैदा होता है, और ये कंपन है वो जो है पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। पृथ्वी के चारों ओर जब गति करता है तो इस गति के कारण जो है इसका आधार है वो हिलता है, और जब आधार हिलता है तो जो है जब नीचे का आधार है वो हिलेगा तो ऊपर वाली जो इमारतें हैं वो भी क्या है, हिलती है, और इसी कारण इमारतें हैं वो गिर जाती है। इसमें था आपका भूकंप की तीव्रता। भूकंप की जो तीव्रता है वो किसमें मापी जाती है, मैंने बताया था भूकंप की तीव्रता है वो भूकंप मापी यंत्र के द्वारा रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। अगर भूकंप की तीव्रता 2.0 हो, रिएक्टर स्केल में जब हम मापते हैं तो उस रिएक्टर स्केल के दौरान अगर भूकंप की जो तीव्रता है वो 2.0 हो तो कुछ कम नुकसान होता है, नुकसान होता है लेकिन कुछ कम नुकसान होता है। अगर भूकंप की तीव्रता जो है 5.0 हो तो उससे जो है वस्तुओं के गिरने से हानि हो सकती है, क्योंकि जब जो है रिएक्टर स्केल कितना होगा 5.0 हो तो जो है इससे वस्तुएं गिरेगी ऊपर से, और वस्तुएं गिरने से क्या हो सकता है, हमें हानि हो सकती है। थर्ड है आपका 6.0। 6.0 या इससे अधिक हो तो हमें बहुत ज्यादा हानि देखने को मिलती है, और अगर भूकंप है वो 7.0 हो तो इससे जो है महाविनाश हो सकता है। ये था आपका भूकंप का जो है प्रभाव, यानी इससे जो है किससे कितना नुकसान होता है। नेक्स्ट है हम बचाव कैसे करें। जब भूकंप आता है तो इससे हम अपने आप को बचाएंगे कैसे। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन पहले से तैयारी करके हम जो है इसके प्रभाव को कुछ कम कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। सपोज कीजिए कि जब भूकंप आए तो आप जो है किसी कमरे में हो तो आप जो है कमरे के कोने में जो है चले जाएं। यहां से अगर दीवारें गिरती है तो भी आपको नुकसान है वो बहुत कम होता है। अगर आप जो है रसोई घर में हो तो आप जो है काउंटर के नीचे चले जाएं, जिससे जो है ऊपर की जो अगर वस्तु गिरते हैं तो भी आपको कम नुकसान होगा। और कोशिश करें कि आप जैसे भूकंप आए तो आप अपने जो घर से कमरे से बाहर हो जाएं। चिमनी वाले स्थान से दूर रहें। चिमनी यानी जहां पर जो है ये ईंट वाले जो भट्टे होते हैं वहां पर जो चिमनी होती है, और उस चिमनी वाले स्थान से आपको क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्योंकि भूकंप आएगा तो आधार हिलेगा, आधार से जो है ऊपर वाला हिस्सा गिरकर जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसे हमें दूर रहना चाहिए। बिजली के जो तार है उनसे हमें दूर रहना चाहिए। गाड़ी में हो तो आप बाहर चले जाएं, और जो है किसी जो है कांच वाली खिड़की के पास हो तो आप उसे दूर होकर के अपने आप को बचा सकते हैं। भूकंप की जब भूकंप आता है जो तरंगें पैदा होती है वो है आपका अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और पृष्ठीय तरंग। ये तीन तरह की जो है तरंगें पैदा हो सकती है। इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है वो किया है भूकंप के दौरान इमारतें कैसे हिलती हैं, गिरती है, और जो है तीव्रता कैसे मापी जाती है इसकी, इसका प्रभाव क्या होगा, ये जो मैंने प्रभाव बताया है, और इससे बचाव कैसा किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।